जायद सीजन के समय की जो भिंडी की बुआई होती है, इसकी स्टार्टिंग अक्टूबर लास्ट से शुरू हो जाती है। नवंबर में इसकी बुआई होती है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के समय पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जमाव नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर बुआई ब्रेक हो जाती है और फरवरी तक की इसकी जो बुआई होती है ये अगैती मानी जाती है। किसान भाइयों, इसके बाद ही मार्च से लेकर आगे जुलाई तक जो भिंडी की बुआई की जाती है, ये आगे चलकर इसका जो सीज़न है ये अक्टूबर नवंबर तक चलता है। तो इस तरीके से जो भिंडी की बुआई की जाती है, अगैती बुआई से अगैती में ही आपको फसल मिलती है और आगे चलकर भिंडी से करीब 5-6 महीने तक अच्छा उत्पादन मिलता रहता है। लेकिन इसमें यदि अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया, सही पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं किया गया है और इसमें कीट और रोग ज़्यादा आ गए तो आपकी फसल आगे लंबी अवधि तक नहीं चलेगी। किसान भाइयों, जो भिंडी की फसल होती है इसका रेट अगैती में अच्छा मिलता है और फिर आगे चलकर जब अप्रैल मई और जून महीने में इधर लगन का सीज़न आ जाता है तो वहाँ पर भिंडी का काफ़ी अच्छा रेट मिलता है, क्योंकि लगन के सीज़न में भिंडी का प्रयोग जो कलौजी में भी किया जाता है तो इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है और अन्य सब्जियों में भी इसका प्रयोग होता ही है। और बरसात का जब समय आता है तो भिंडी, बैगन, ये सब जो ऊंचाई वाली फसलें हैं ये थोड़ा बची रहती हैं और अन्य फसलों में काफ़ी नुकसान होता है। तो जिस वजह से जो बरसात के शुरुआती समय में जुलाई अगस्त में अच्छा रेट होता है तो वहाँ पर भी हम भिंडी का अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम जो भिंडी की फसल लगा रहे हैं उसमें अच्छे तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, कीट और रोगों से इसका बचाव करें, जिससे अगैती में ही अच्छा उत्पादन मिलना शुरू हो जाए और आगे 5-6 महीने तक इसका अच्छा उत्पादन मिले। तो किस तरीके से इसका प्रबंधन करना है, कैसे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत अच्छा हमें कैसे यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो किसान भाइयों, जो भिंडी की फसल होती है इस समय किसान भाइयों का उत्पादन आना शुरू हो गया है। काफ़ी कुछ किसान भाई अभी भी इसकी बुआई भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें खरपतवार नियंत्रण हमें किस तरीके से करना है। किसान भाइयों, जब हम भिंडी की बुआई करते हैं तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर मल्चिंग का प्रयोग करें, क्योंकि जो भिंडी की फसल होती है इसकी जड़ें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करती हैं। इसमें जो झकड़ा जड़ें होती हैं, मतलब कि चारों तरफ इसका विस्तार होता है। पौधों की हाइट आगे चलकर 4-5 फीट तक जाती है और इसकी जो चौड़ाई होती है करीब जो है 1-1.5 फीट का ये एरिया कवर करता है। तो जड़ें भी इसकी जो है आसपास में करीब 1 फीट के आसपास तक फैली रहती हैं। तो यदि हम यहाँ पर मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, बेड बनाकर मल्चिंग लगाकर फिर हम यहाँ पर भिंडी की बुआई करते हैं, तो आगे यहाँ पर जो खरपतवार है इसका जो जड़ क्षेत्र, वहाँ पर खरपतवार नहीं उगेंगे। और यदि जड़ क्षेत्र में खरपतवार नहीं उग रहे हैं तो जितनी भी खाद का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर पोषक तत्व दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो है हमारी भिंडी की फसल को जाएगा। तो इस तरीके से जो भिंडी की फसल और खरपतवारों में पोषक तत्वों का जो कंपटीशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्चिंग का प्रयोग करके हम पोषक तत्वों को मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है उसको भिंडी की फसल में कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने जितनी क्षेत्र में मल्चिंग का प्रयोग किया वहाँ से तो खरपतवार का हमारा समस्या ख़त्म हो गई, लेकिन बीच का जो कुछ एरिया बचता है वहाँ पर जो खरपतवार उगते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में हम इसकी सिंचाई करते हैं, बार बार इसकी सिंचाई होती है, तो भिंडी की फसल का ग्रोथ तो होता ही है, साथ में खरपतवारों का भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होता है और काफ़ी इनका जो है प्रभाव बढ़ जाता है। तो उसके आसपास जो नमी बनी रहती है जिस वजह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और वहाँ पर कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाएगा और उसमें फंगस का भी प्रकोप बढ़ जाएगा, जिसका प्रभाव आपकी भिंडी की फसल में पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ पर खरपतवार का नियंत्रण करें। अब क्योंकि कई किसान भाई लोग, मैक्सिमम जो किसान भाई लोग हैं, मल्चिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, यदि ड्रिप कर रहे हैं तभी मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, फ्लड में मल्चिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपने फ्लड में मल्चिंग का प्रयोग नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आप उसमें मैनुअली, मतलब कि लेबर के द्वारा आप उसमें से खरपतवारों का नियंत्रण करिए। शुरुआत की अवस्था जो होती है, भिंडी की फसल जब छोटी होती है, आप मैनुअली वहाँ पर खरपतवार का नियंत्रण कर लीजिए। और कभी कभी कुछ किसान भाई प्लेन में करते हैं तो गुड़ाई के माध्यम से भी खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है और उसके बाद आप उसमें जो है मिट्टी चढ़ाकर आप उसकी बेड बना सकते हैं। फिर जब भिंडी के पौधों का ग्रोथ बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर खरपतवार कुछ नियंत्रित रहेंगे। लेकिन जो ज़रूरी बात है, यहाँ पर आपको मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, फ्लड में हम मल्चिंग किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी एक दूसरे वीडियो के माध्यम से दी गई है, आप चैनल पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं।
अब अगली बात आती है इसमें जल प्रबंधन की। किसान भाइयों, खेत में हमें बराबर नमी बनाकर रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। यदि हम इसमें ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो ज़्यादातर इसमें खरपतवारों का ही ग्रोथ होगा और जो आपकी भिंडी की फसल है उसमें कुछ जड़ में जो है कुछ बैक्टीरिया और फंगस जनित रोग भी आएंगे। तो आपको बेड बनाकर बुआई करनी है और बेड बनाकर बुआई आपने किया है तो बराबर आपको 5 से 7 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहना है। यदि आपने यहाँ पर मल्चिंग का भी प्रयोग किया होगा तो आपको सिंचाई करीब जो है 8-10 दिन के अंतराल पर करनी होगी और मल्चिंग के प्रयोग करने की वजह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं बराबर नमी आपकी बनी रहेगी, ऊपर से नमी उड़ेगी नहीं और इस तरीके से आपका जो टाइम पीरियड है थोड़ा बढ़ जाएगा, आपको और समय मिल जाएगा कि आप थोड़ा गैप में इसकी सिंचाई करेंगे। तो खरपतवार नियंत्रण की बात हो गई, यहाँ पर सिंचाई की बात हो गई। जो किसान भाई लोग प्लेन में इसकी बुआई किए हुए हैं वहाँ पर आपको थोड़ी समस्या होगी, जब आप इसमें बार बार इसकी सिंचाई करेंगे तो खेत समतल ना होने की वजह से कहीं कहीं पर कुछ पौधों की जड़ क्षेत्र में भी पानी चला जाता है पूरा, तो वहाँ पर आपकी फसल लंबी अवधि तक नहीं चलती है और आगे चलकर यहाँ पर फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें जो अगली प्रक्रिया आती है, हमें इसमें किस तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने बुआई कर दिया है और अब यहाँ से आपकी भिंडी टूट रही है, तो टोटल बात करते हैं शुरुआत में क्या डोज देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आगे खरीफ की सीज़न वाली बुआई है और यहाँ पर जो किसान भाई लोग खरीफ के सीज़न के लिए भिंडी लगाना चाहते हैं वो प्रति एकड़ 1 बोरी DAP, 1 बोरी SSP खेत की तैयारी के समय डालना है और इसके साथ हमें MOP करीब जो है 15 से 20 केजी पोटास खेत की तैयारी के समय डालना है। बाकी 15 से 20 केजी का पोटास जो है हमें आगे इसका प्रयोग करना है। टोटल 1 एकड़ में 35 से 40 केजी का पोटास का प्रयोग करना है। यूरिया की बात करें तो 30 से 35 केजी यूरिया का प्रयोग करना है, लेकिन खेत के तैयारी के समय आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि आप यहाँ पर DAP का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको आगे इसमें यूरिया का प्रयोग अभी नहीं करना है। साथ में इसमें हम बात करें माइक्रोन्यूट्रेंट की तो प्रति एकड़ 5 केजी मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट्स का आप प्रयोग कर सकते हैं और सागरिका का 10 केजी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ इसमें आपको एक कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडान नाम से दवा आती है जो कि इसमें जड़ में लगने वाले कीड़ों को और इसमें कुछ जो रोग फैलाने वाले कीड़े होते हैं इन सब को रोकने का काम करता है। तो आपको आप कम से कम 7 से 8 केजी फ्यूराडान प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। और आगे बात करें इसमें कुछ और पोषक तत्वों की, तो इसमें आप मुख्य रूप से जो जड़ों को बढ़ाने के लिए पोषक तत्व होते हैं जैसे कि ह्यूमिक एसिड हो गया, माइकोराइजा हो गया, इसका प्रयोग कर सकते हैं। टाटा का रैली गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अभिमन्यु का एक टोटल प्लस आता है जिसमें ह्यूमिक एसिड और प्रोटीन, विटामिन सी, ये सब तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों की जड़ों की ग्रोथ के लिए, पौधों की जड़ों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। इनका प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। करीब जो है कम से कम जो है 5 केजी से लेकर के आप 7 केजी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमिक एसिड की बात करें, आप प्योर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो 1.5 से 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये बात हुई बेसल डोज की। अब जो किसान भाई लोग खेत से भिंडी की तुड़ाई कर रहे हैं, बुआई हो चुकी है, करीब 40-50 दिन की फसल है और जिन्होंने बुआई किया है वो आगे चलकर 40-50 दिन के बाद की अवस्था इसमें जो खाद का प्रयोग करेंगे, इसमें आप यूरिया 10 से 15 केजी ले सकते हैं और इसके साथ आपको माइक्रोन्यूट्रेंट्स लेना है। या तो आप अलग से माइक्रोन्यूट्रेंट ले सकते हैं या फिर आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपको यहाँ पर बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक का प्रयोग करना है। तो इसमें आप 3 से 5 केजी जिंक, 3 से 5 केजी कैल्शियम और 3 से 5 केजी मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करना है और करीब आपको 2 केजी बोरान का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इसमें जो भिंडी की फसल होती है इसमें टेढ़ी मेढ़ी भिंडी बनती है, तो इसमें 2 कारण होते हैं। एक तो कीड़े लगते हैं, दूसरा इसमें जो कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो इसकी वजह से ऐसा होता है। मैग्नीशियम, बोरान और कैल्शियम इन सब का जिंक का प्रयोग करेंगे तो आगे इसमें आपकी जो भिंडी की फसल है इसमें फूल फल अच्छी मात्रा में आएंगे, फलों की चमक अच्छी बनी रहेगी और शाइनिंग रहेगी, फल इसके मुलायम बनेंगे। तो इस तरीके से आपको आगे चलकर 25 से 30 दिन के अंतराल पर 3 बार आपको इस खाद का प्रयोग करना है। 2 महीने की फसल शुरुआत में हो गई और 3 महीने आगे तक आप इसका खाद का प्रयोग करते हैं तो टोटल आगे चलकर 5-6 महीने तक की खाद का जो आपका ये डोज है ये हो गया। किसान भाइयों, इसके अलावा खेत की कैसी हेल्थ है, गोबर की खाद का किस तरीके से प्रयोग किया गया है, पुरानी फसलें इसमें कौन सी रही हैं, इन सब का भी प्रभाव आपकी फसलों पर पड़ेगा। कैसे आपकी फसल ग्रोथ कर रही है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अलग से भी कुछ खादों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो इस तरीके से यदि इनमें आप खादों का प्रयोग करेंगे तो फसल आपकी काफ़ी अच्छी चलेगी। और अब बात आती है कि आप इसमें स्प्रे के माध्यम से और क्या दे सकते हैं जिससे आपकी फसल की एडिशनल ग्रोथ हो। किसान भाइयों, यहाँ पर हमने जो चीज़ बताया है, आपने खरपतवार नियंत्रण अच्छे से किया है और आप यहाँ पर जल प्रबंधन अच्छे से कर रहे हैं, पोषक तत्व आपने अच्छे से उपलब्ध करा दिया है, तो भिंडी की फसल में आप में ब्रांचें अच्छी आएंगी और हर गांठ पर जो फल बनते हैं वो भी अच्छे तरीके से बनेंगे। फूल फल के जो झड़ने की समस्या ये नहीं आएगी। लेकिन आगे चलकर फिर भी यदि मौसम का कुछ प्रभाव रहता है और उस वजह से जो है इसमें अच्छे से फल फूल नहीं आते हैं या फल फूल गिरने लगते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि माइक्रोन्यूट्रेंट्स हो गया, माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे आपको 15 दिन के अंतराल पर करते रहना है। और माइक्रोन्यूट्रेंट्स के साथ ही आप यहाँ पर PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि पौधों को अच्छे तरीके से पोषक तत्व मिल रहे हैं और इसमें कुछ पोषक तत्वों का डिसबैलेंस भी हो रहा है, तो पौधों का क्या होगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगा और आगे चलकर इसमें फल फूल थोड़ा कम बनेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ पर रेगुलेटर का प्रयोग करें। रेगुलेटर में आप करीब 35 से 40 दिन की अवस्था पे आप यहाँ पर टाबोली का प्रयोग कर सकते हैं। टाबोली का प्रयोग आपको 35 से 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। कितनी भी टंकी का प्रयोग हो, आपको 40 ml टाबोली का ही प्रयोग करना है। आपको एक डोज देनी है 35 से 40 दिन के आसपास। इसके बाद की अवस्था में पौधे का ग्रोथ थोड़ा कम हो, फल फूल अधिक आए, उसके लिए आप मीराकुलान नाम की दवा आती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेक्निकल का नाम मीराकुलान है और अलग अलग कंपनियों की अलग नाम से दवाइयाँ आती हैं। इसका काम क्या होता है, ये आपके पौधों को ब्रेन का काम करेगा, उनको कंट्रोल करेगा कि क्या आपको करना, किस तरीके से ग्रोथ करनी है। तो इसमें मीराकुलान का प्रयोग आपको 15 ml 15 लीटर पानी में प्रयोग करके स्प्रे करना है। इसका जब भी आप स्प्रे करें तो 25 से 30 दिन का गैप रखें। अब यहाँ पर हम तीसरे रेगुलेटर की बात करें तो एक बायर का प्लानोफिक्स नाम से एक दवा आती है जिसमें NAA हार्मोन होता है। ये हार्मोन जो होता है ये फ्लावरिंग का हार्मोन होता है, मतलब कि यहाँ पर जो भिंडी में फूल आते हैं इसमें फूल अच्छे तरीके से खिलेंगे, परागण की क्रिया अच्छे से होगी और इसमें जो फूल गिरने की समस्या है ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो एक तरीके से आपका उत्पादन काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएगा। तो आप यदि इन सब का प्रयोग करते हैं तो आप भिंडी की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। प्लानोफिक्स के डोज की बात करें तो 45 ml प्रति एकड़ का डोज होता है, मतलब कि एक टंकी में जो 15 लीटर की होती है आप उसमें 4.5 ml प्लानोफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो PGR होते हैं इनके जो डोज होते हैं इनको काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर इसका स्प्रे करना चाहिए। यदि आप उसमें ओवर डोज करते हैं तो आपकी फसल में फ़ायदा होने की अपेक्षा काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करें तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कंपनियों की दवाइयाँ आती हैं जो इसमें आपके पौधों की ग्रोथ को अच्छा करती है, उसके हिसाब से आप ग्रोथ कम है तो आप वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अधिक यहाँ पर दवाओं का स्प्रे और बहुत अधिक यहाँ पर खाद, इन सब का प्रयोग से आपकी फसल जो है ये प्रभावित भी हो सकती है। तो आपको संतुलित मात्रा में इन सब का प्रयोग करना है और जो हमारे बताए गए यहाँ पर तरीके हैं इसके साथ ही आप अपने तरीकों का भी प्रयोग करके अपनी फसल का अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो आप विश्वास मानिए आप अपनी फसल को आगे चलकर 5-7 महीने तक आगे अच्छे से चला सकते हैं और भी लंबी अवधि तक आप इसमें इसकी यहाँ से उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ पर एक और बात आपको बताते चलें कि यदि आपके भिंडी की फसल का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बरसात में काफ़ी अधिक ग्रोथ हो जाता है तो आप यहाँ पर इसकी एक बार कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग करने का मतलब है कि 2 फीट की हाइट से आप पौधों को पूरा काट देंगे, फिर उसके बाद आप इसमें एक बार फिर से बेसल डोज की जो खादें देते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर खाद देंगे। और यदि गुड़ाई की व्यवस्था हो सके तो गुड़ाई, नहीं तो आप निराई करके यहाँ पर खरपतवार को हटा देंगे तो फिर से आपके पौधों में नए नए कल्ले आएंगे और आपके पौधे आगे 2-3 महीने तक और अधिक आप यहाँ पर चला सकते हैं। तो किसान भाई, इस तरीके से यदि आप भिंडी की फसल को 6 से 8-9 महीने तक आगे लेकर चलते हैं तो आपका जो ओवरऑल उत्पादन है ये भी बढ़ जाएगा और इन आगे आने वाले 5-6 महीनों में आपको कभी अच्छा रेट मिलेगा, कभी थोड़ा डाउन रेट मिलेगा और इस तरीके से आप भिंडी की फसल से ओवरऑल काफ़ी अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि भिंडी की फसल में कौन कौन से कीड़े आते हैं, कौन से रोग आते हैं, इसका किस तरीके से हम कंट्रोल करें। क्योंकि यदि आपने सही समय पर सही दवा का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर वायरस आ गए या इसमें जड़ों में निमेटोड आ गए तो आपकी फसल जो आगे 5-6 महीने तक चलने वाली है वो आगे 1 ही महीने में पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप हमारी बताई गई बातों को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट करते हैं तो आप भिंडी की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
किसान भाइयों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं भिंडी के वीडियो से संबंधित दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।